नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे, नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है जून में। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार तैयारी कर ले कि स्कूल साफ सुथरे हो जाएं, क्लासरूम ठीक हो जाए, टीचर्स नहीं हो तो व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये एक बड़ा काम है क्योंकि टीचर्स तो हैं लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिक्कत पैदा करेंगी नए सत्र में। मध्य प्रदेश में एमपी का जो सत्र शुरू हो रहा है वो 13 जून से। 13 जून का मतलब है कि बीजेपी चुनाव में लग जाएगी, सरकार चुनाव में लगेगी, कांग्रेस भी चुनाव में रहेगी और जो टीचर हैं वो भी चुनाव में काम करेंगे। ऐसे में सत्र के हाल क्या होंगे, इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में ज़रूरत है शिक्षकों की, उनकी संख्या 87,630। ये तो शिक्षक है जिनकी कमी पूरी करनी है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 19,000 पद प्राइमरी एजुकेशन में खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा चयनित शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा चयन तो हो चुका है लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। कईयों की तो दुख भरी कहानी है कि वो कहते हैं इधर उम्र भी निकल गई नई नौकरी के लिए और सरकार नियुक्ति भी नहीं दे रही, तो अब घर कैसे जाएं। तो बहुत सारे सवाल हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे, टीचर होंगे नहीं, पढ़ाई कैसे होगी। अगर टीचर भी हैं तो पंचायत के चुनाव हैं, जाहिर है कि टीचर चुनाव कराएंगे तो स्कूल में क्या स्थिति बनेगी। सबसे खास बात यह कि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद पहली बार स्कूल ऑफलाइन खुल रहे हैं। अब स्थिति क्या बनेगी, शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे विस्तार से। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे संदीप पौराणिक पत्रकार जी, डॉक्टर राहुल रंजन पत्रकार, और स्काइप पर रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। तो कुल मिला के 4 साथी हैं और शिक्षा का सत्र शुरू होने वाला है 13 जून से। अब शिक्षा नीति क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाने के लिए अगर शिक्षक नहीं है तो नीति कितनी भी हो काम की नहीं, शिक्षा के भवन कितनी भी अच्छे हों काम के नहीं। टीचर के बिना कैसे शिक्षा होगी। देवदत्त जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। मामला बहुत बच्चों के हिसाब से पेचीदा है। 2 साल बाद ऑफलाइन स्कूल खुल रहे हैं लेकिन तभी संयोग से या दुर्योग से पंचायत के चुनाव भी सर पर आ गए हैं। टीचर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई। पूरे साल टीचर एक तरह से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन भी बाद में शुरू हो गया था। फिर परीक्षाएं भी हुई, फिर किताब कॉपियाँ भी जांची गई। अब उसके बाद जो छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी, उससे भी उनको वंचित कर दिया गया। तो व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर स्कूल में टीचर नहीं होंगे, किताबें नहीं होंगी, गणवेश नहीं होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होगी, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, आपकी राय। 2 साल कोरोना काल के कारण स्कूल बंद रहे तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों में जो पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ, उसके कारण उसको व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छा माहौल और सब परिस्थितियां अनुकूल चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि अभी अचानक से शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त करके उनको स्कूल बुलाया जा रहा है क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव होना है। आप वही शिक्षक अभी चुनाव कराएंगे, वही स्कूल मतदान केंद्र बनेंगे। और स्कूल जो सरकारी स्कूल है अधिकांश में राघवन जी लाइट नहीं है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनके चलते पढ़ाई कैसे होगी और कैसे व्यवस्थित होगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सीएम राइज के स्कूल भी शुरू होना है तो कुछ शिक्षक को कहीं से स्थानांतरित भी होना है। ऐसी इतनी समस्या है कि पहले एक बार इस विभाग को जो नौनिहालों को गढ़ता है, जिस पर देश का भविष्य, उसको पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। और ये कई बार आप, हम और मीडिया जगह तो सब लोग उठा चुके हैं कि कम से कम शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य ड्यूटियों से मुक्त रखना चाहिए। तो होता होगा कि इसके उल्टा है कि हर ड्यूटी में शिक्षक की लगा दी जाती है। तो अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में कैसे शिक्षा सत्र विधिवत शुरू होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिल्कुल, हमारे साथ संदीप जी भी है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही सर आपकी आवाज। जी, दरअसल आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ, सवाल ये है कि शिक्षा का सत्र शुरू होने वाला है, जून का महीना पढ़ाई का महीना होता है,
मध्य प्रदेश में 13 जून से शिक्षा का सत्र शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल की खासियत यह है कि टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल आपको प्रशिक्षित मिलेंगे और उनके पास एजुकेशन भी ठीक होगी, वो एमएड होंगे, बीएड होंगे और डीएड होंगे। लेकिन जो दूसरी बात है सरकारी स्कूल में कि स्कूल की बिल्डिंग तो अच्छी होगी लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। सबसे खास बात है कि जो उनके वॉशरूम हैं वो बड़े गंदे होते हैं, पानी नहीं होता, गंदगी होती है, कुर्सी टेबल टूटी फूटी होती है और छतों से पानी चूरा होता है और लाइट की व्यवस्था है तो वो भी गड़बड़ होती है। ऐसे में जो नया सत्र है वो कैसे चलेगा, क्योंकि 2 साल के बाद ऑफलाइन शिक्षा शुरू हो रही है और ऐसे में पंचायत के चुनाव भी है। आपको क्या लगता है, मैं चर्चा के बीच में बताऊंगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। अगर हम 1 दशक पुरानी बात करें तो मध्य प्रदेश के प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आप 12वीं क्लास तक की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ बच्चे पढ़ा करते थे। अब वो संख्या घटकर 70 लाख के आसपास आ गई है, यानी 1 दशक में संख्या बढ़ने के बजाय घट रही सरकारी स्कूलों में। इस पर भी आपकी राय हो जाए संदीप जी। राघवेंद्र जी, बड़ी अजब स्थिति है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की। अगर हम आज से 2 दशक पहले की स्थिति देखते हैं तो जब भी स्कूली शिक्षा के मामले में फैसला होता था तो शिक्षाविद और खासकर जनप्रतिनिधि जो मंत्री होता था उसकी बड़ी भूमिका होती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन नौकरशाहों के हाथ में शिक्षा विभाग की कमान है वो मनमर्जी से फैसले ले लेते हैं। आप एक चीज बताइए राघवेंद्र जी, गर्मी का मौसम है, तापमान कहाँ पहुंच रहा है, 46 और 47 डिग्री। ये स्कूल खोलने जा रहे हैं, क्या इनके यहाँ स्कूलों में पंखे की व्यवस्था है? इनके यहाँ कूलर है? इनके यहाँ पानी का इंतजाम है? क्या इन्होंने ये पहले व्यवस्थाएं की हैं और स्कूल खोलने जा रहे हैं? एक चीज। दूसरी बात, आपने पंचायत चुनाव की बात कही। राघवेंद्र जी, स्कूलों की छुट्टियां 9 तारीख तक थी, पंचायत चुनाव आपके 26 जून के बाद है और शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी जिस दिन आचार संहिता लागू हुई। ये फैसले लेता कौन है? सवाल ये है। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार की छवि शिक्षकों के बीच खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी बुरी बन रही है इस फैसले से, क्योंकि शिक्षक बेचारा 7 तारीख तक तो उसने ड्यूटी की मई में, 9 तारीख तक उसको छुट्टी की उम्मीद थी, आपने 25 और 20 तारीख को फिर छुट्टी कैंसिल कर दी। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग की कमान उन अधिकारियों के हाथ में है जिन्हें समझ ही नहीं है जमीन की। जहां तक आपने कहा कि बच्चों की संख्या कम हो रही है, मैं इसमें आपकी अनुमति से एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इसी तरह जो अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेज है, उनकी कमान उनके पास है जो मेडिकल कॉलेज का एम नहीं जानते, मां नहीं जानते। शिक्षा की जहां तक बात है वहां पर शिक्षा की कमान उनके हाथ में है जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। तो ये अटपटी चीजें हैं कि मेडिकल जो अस्पताल है उनको कमांड करेंगे आईएएस ऑफिसर या जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और यही स्थिति शिक्षा में है, शिक्षाविद के बजाय सिर्फ अधिकारी इसको कमांड कर रहे हैं। बाकी आपकी राय जी। राघवेंद्र जी, दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि इस देश में मैं यूं कहूं कि आईएएस ये मान चुका है कि वो इस धरती का भगवान है। वो एक विषय में पढ़ते हैं और सब विषय के जानकार हो जाते हैं। ये मेरे को लगता है कि पिछले 1.5 दशक में स्थितियां और बिगड़ी हैं राघवेंद्र जी। आपको भी याद होगा, हम लोगों भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले राजनीतिक दलों का, खासकर जो सत्ता में दल होते थे उसके प्रतिनिधि का दखल होता था। आज स्थिति है कि शिक्षा विभाग की मंत्री को पता ही नहीं होता और अधिकारी फैसले ले लेते हैं। इनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो शिक्षकों पर गुजारते हैं। जैसा भी दुबे जी ने कहा कि शिक्षकों के पास पढ़ाई के अलावा सारे काम हैं, तो कल्पना कैसे करते हैं कि एक आदमी जिसके पास पढ़ाई के जिम्मा है उसको आप चुनाव में भी ड्यूटी लगाएंगे, मतगणना में भी ड्यूटी लगाएंगे, वोटर लिस्ट में भी ड्यूटी लगाएंगे, वो कैसे काम करेगा? वास्तविकता यह है कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी संस्थानों के बीच एक गठजोड़ है जो स्कूली शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है, उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश में लगी है और ये साफ नजर भी आता है। संदीप जी, बिल्कुल स्थिति करेला और नीम चढ़ा जैसी है। एक तो वैसी अव्यवस्था है और ऊपर से जो शिक्षक है वो लगातार घट रहे हैं। शिक्षक चयनित तो हो गए लेकिन उनकी पदस्थापना नहीं हो पा रही है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो ये, विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि इंदर सिंह परमार ने कहा था कि हमारे पास 2010 से 11 के बीच में 1,05,30,000 विद्यार्थी थे और अब 2020 और 21 की बात करें, हालांकि वो कोरोना काल था,
तब ये संख्या घटकर हो गई थी, 1 करोड़ से घटकर हो गई थी 64,34,000 के आसपास। तो सरकारी स्कूल, वेतन सरकार पूरा दे रही है अपने शिक्षा के जो शिक्षक है उनके लिए, लेकिन जो बात है प्राइवेट, और हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में और अस्पतालों में, दोनों में जो चीज़ है वो ये कि वहाँ के जो वॉशरूम होते हैं बड़े गंदे होते हैं, अस्पताल के हों चाहे स्कूल के हों सरकारी। सरकार के टीचर बड़े अनुभवी और काबिल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर काबिल नहीं होते, लेकिन वो आपको सुविधा देंगे 5 स्टार, बढ़िया सफाई होगी, एक उनकी बाई होगी जो बच्चों की देखरेख करेगी, लेकिन एजुकेशन का लेवल नीचे होता है। लेकिन सवाल है कि सरकार पैसे भी खर्च कर रही है और बदनामी भी झेल रही है। एक गांव की कहावत है कि बह के बह गए और उतराई की उतराई लग गई। सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, अपने बच्चों को शिक्षा भी ठीक से नहीं दे पा रही और उसकी बदनामी भी हो रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवन जी। शिक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार खराब है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, इत्तेफाक से चुनाव भी सर पर आ गए हैं, चुनाव भी सर पर क्या शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो नया शिक्षा सत्र है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं राघवन जी, देखिए 2 साल तो कोरोना के निकल गए, उन चीजों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है आप उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तो आप 80 के दशक में जब लौटेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि उस समय भी सरकारी स्कूल थे और प्राइवेटीकरण, इतना निजी स्कूलों का इतना दबदबा नहीं बढ़ा था। ये पिछले 20 सालों में जो प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ा है, इससे कहीं जाकर के सरकारी स्कूलों का नुकसान होना शुरू हो गया। ये बात मानता हूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक इतने उच्च दर्जे के हैं जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। आप और हम भी वही 80 के दशक से पीछे के लोग हैं। जो लोग आज जो रटवा चुके थे वो आज तक हमें याद है। आज बच्चों के पास में वो न पाठ्यक्रम बचा है, न सुविधाओं की तो छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश इसमें इतना पिछड़ा हुआ हो गया कि आप सुदूर भोपाल राजधानी से 40 किलोमीटर दूर आप जाकर के देखेंगे तो वहां टपरे नुमा में स्कूल चल रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, बिजली लाइन नहीं है, कंप्यूटर रख दिए गए थे, कंप्यूटर लापता हो गए हैं, टीवी रखी गई थी। ये यही ईंट खेड़ी के पास का है, राष्ट्रपति जी आए थे स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए, कंप्यूटर रखे गए थे, चौथे दिन के बाद में कंप्यूटर लापता हो गए, कोई निगरानी नहीं है। अभी तक भी देखिए, मेरे कोच चौराहे पर एक बहुत बड़ा स्कूल है सरकारी, 5वीं के बाद बच्चों को वहां कुर्सियां टेबल उपलब्ध होती हैं, बाकी वो फर्श पर बैठ करके पढ़ते हैं। राजधानी के स्कूल क्या दिखाई नहीं देता सरकार को कि टाट पट्टी पर बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं, 5वीं तक का बच्चा पढ़ता है वहां पर। दूसरी चीज, आप कोर्स की बात कर लीजिए तो प्राइवेट स्कूलों का अलग कोर्स चल रहा है, सरकारी स्कूलों का अलग कोर्स चलता है। एक रूपता आप अभी तक नहीं बना पाए। बस्ते का बोझ आपने बोला था कि बस्ता कम हो जाएगा, बस्ता कहीं कम नहीं हुआ। मतलब शिक्षा को ऐसा निम्न स्तर का मान लिया है कि बच्चों को खाना खिलाइए और अटेंडेंस लगाइए। हर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है मध्याह्न योजना पे, और स्कूल चलो अभियान पर खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार आप देखिए सरकारी स्कूलों से बच्चे धीरे धीरे नदारद होते चले जा रहे हैं। तो नो डाउट ये है। दूसरी चीज ये हुई कि शिक्षकों को जो अपडेट करने की स्थिति, आपने कभी उनको मौका ही नहीं दिया कि वो अपडेट हो सके न्यू शिक्षा पद्धति से। हमेशा उनकी ड्यूटी कभी जनगणना में लगी रहती है, कभी पशु, मतलब आप सोचिए कि गांव के क्षेत्रों में शिक्षकों की ड्यूटी इसको लेकर के मवेशियों की जनगणना और मनुष्यों की जनगणना में तक लगा देते हैं। और आपदा की स्थिति में भी शिक्षक, मतगणना में भी शिक्षक, चुनाव ड्यूटी में भी शिक्षक, तो पढ़ाई कराएगा कब? तो सरकार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षकों को शिक्षक रहने दिया जाए। शिक्षक रहेगा ही नहीं। और राघवेंद्र जी, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप 1,42,000 स्कूल मध्य प्रदेश में हैं, 70,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं। मॉडल स्कूल अभी तक 199 और उत्कृष्ट विद्यालय अभी तक मात्र 39, एक कम 40 हो पाए हैं। आप अंदाज लगाइए कि मॉडल स्कूल हमारे यहाँ बहुत हाई फाई समझा जाता था और मॉडल स्कूल की गिनती मात्र 200 करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। और मॉडल और स्मार्ट क्लासों के रूप में आप देखें तो प्राइवेट स्कूलों के पास में भव्य इमारतें खड़ी हो गई हैं, उनके पास स्मार्ट क्लासें शुरू हो गई हैं। आकर्षण उन्होंने इतना फैला रखा है कि आप हर व्यक्ति वहां जाना पसंद कर रहा है। गरीब से गरीब भी व्यक्ति कर्ज लेकर के कैसे भी करके वहां पढ़ाई करवा रहा है। तो ये सिर्फ जो ग्लैमर है
सरकार ने इस क्लेमर को बहुत ज्यादा महत्व दिया और इस बात से मैं बिल्कुल हूं कि अंदर ही अंदर ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा है जिससे कि ये सरकारी तंत्र, सरकारी स्कूल एकदम से चौपट हो जाए और प्राइवेट का दबदबा हो जाए। एक और बात का आपको बिल्कुल स्पष्ट राघवेंद्र जी बोलूंगा कि मैंने भी बहुत घूमा स्कूलों को लेकर के और हर साल इसका रिपोर्टिंग का मौका मिलता है और जाते हैं, वही टाट पट्टी, वही शौचालय, वही पंखे नहीं, है ना, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल में टोटियां नहीं है और सारी चीजें, मतलब हर बार, पिछली बार भी ये हुआ था कि हर स्कूलों में मध्य प्रदेश के शौचालय बनाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी हुआ। बिल्कुल मैं लौटता हूं आपके पास जी, लेकिन पानी की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई जी। कुल मिलाकर दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा, लेकिन स्कूल वैसे ही वो नहीं बदल रहे हैं। नहीं राघवन जी, वहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बार बार चीज आती है कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली के स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का मॉडल देखिए, तो सरकार को दिखता नहीं है कि चलिए पक्ष या विपक्ष की उनकी बातों को छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको तो अडॉप्ट करो भाई। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। कमल राठी जी, सवाल ये कि अगर देश बदल रहा है तो फिर देश के स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बदल रहे? सरकारी की बात कर रहे हैं, आपकी राय इसमें? देखिए, जहाँ तक सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य और उसकी बात है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार को बिल्डिंग बनाने में तो बहुत आनंद आता है, अधिकारियों को भी बिल्डिंग निर्माण पे बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब हम उसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, शिक्षा के लिए जैसे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि सरकार स्वास्थ्य में भी और शिक्षा में भी जन भागीदारी चाहती है कि पब्लिक आए, कोई पंखा डोनेट कर जाए, कोई दवाई डोनेट कर जाए, कोई मशीन स्वास्थ्य के ऑपरेशन के लिए डोनेट कर जाए। तो भाई फिर सरकार अगर जनता से ही टैक्स भी ले ले, ऐसे डोनेशन भी ले ले, तो फिर सरकार की जवाबदारी क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भोपाल में संस्थाएं चल रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। भाई आदमी बोले हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, सरकार ने कहा हमारे पास इतनी दवाइयां मिलेंगी, पता चला विज्ञापन आ जाता है, हेडलाइन न्यूज बनवा लेते हैं कि साहब वो डायलिसिस फ्री हो जाएगा, लेकिन आदमी क्यों नहीं जाता है? तो वैसी शिक्षा में, लेकिन मैं कोरोना काल में मैंने ये अनुभव किया, आपने कहा बच्चे कम हो गए, मैंने ये अनुभव किया कि जो पैसे की इनकम जिनकी कम हो गई वो प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी तरफ एडमिशन करा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो वापस प्राइवेट की तरफ अब आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि सरकार की स्कूल में कुछ होता ही नहीं है। वहाँ की टीचरें हैं, आप कह रहे हैं वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड टीचर होती हैं। मैंने भी कभी एक मौका, मुझे सरकारी स्कूल को देखरेख का मौका मुझे मिला था, तो मैंने देखा कि जब स्कूल जाओ तो टीचर स्वेटर बुनती मिलती थी, बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, ना प्रिंसिपल को ध्यान रहता था। तो जब आप देख रहे हैं ना बैठने की व्यवस्था, फिर बाद में पता चला प्रिंसिपल कह रही मैं रिटायर हो रही हूँ तो 5 पंखे भी लगवा दे रही हूँ सर। तो जब वही कर दे रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बिल्डिंग बना रही है। तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से आप इस हिंदुस्तान के बच्चों की नींव को मजबूत नहीं कर सकते हो। सरकार का दायित्व है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये इससे भटक के अन्य चीजों पे आदमी को आकर्षित करते हैं, एक हेडलाइन न्यूज बनवाते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आप हेडलाइन अच्छी बनवाओ अखबारों में, तो हेडलाइन बनेगी तो हमारे को बहुत वोट मिल जाएंगे। अरे साहब, हेडलाइन बनेगी जब आदमी अंदर जाएगा तो फिर वोट नहीं, गाली तो बकेगा ही बकेगा। तो मुझे लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए, मंत्री के वहां पहुंच जाने से नहीं होता है। अगर शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो रोज एक स्कूल में अपना ऑफिस लगाए ना, अपने घर पे क्यों लगा रहे हैं? रोज एक स्कूल में उनका वो लग जाए, जैसे कैबिनेट अगर जगह जगह लग सकती है तो रोज एक सरकारी स्कूल में लगा लें, एक सरकारी हॉस्पिटल में वो अपना ऑफिस लगा लें, 4 घंटे बैठे, पूरा भ्रमण करें। मेरे ख्याल से दूध का दूध, पानी का पानी, सब चीज सामने दिखेगी। बिल्कुल। देवदत्त जी, शिक्षा के मामले में सब गुस्से से भरे बैठे हुए हैं, चाहे डॉक्टर राहुल रंजन हो, चाहे संदीप पौराणिक जी हो, कमल राठी जी हो। सवाल है कि स्कूल में अगर सफाई हो जाए तो मुझे लगता है कि 7वीं क्लास का बच्चा जो है वो 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है। अगर टीचर्स की कमी है तो टीचर्स 7वीं क्लास के अच्छे बच्चे को बोल सकते हैं कि एक अंग्रेजी का ये चैप्टर तुम बच्चों को पढ़ा के आ जाओ। तो मेरे ख्याल से एक इंटरनल मैनेजमेंट हो सकता है। हालांकि ये हम ख्याली बात कर रहे हैं शेख चिल्ली की तरह, लेकिन सवाल यही है कि लोग शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकारी स्कूलों में सफाई का और शिक्षक दोनों की बहुत कमी है। बिल्डिंग से मतलब नहीं है, बिल्डिंग नहीं भी होगी तो चल जाएगा, लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े और राष्ट्रपति बन गए। तो सवाल है कि अगर पढ़ाने वाला अच्छा है और पढ़ने वाले ठीक हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आज के दौर में, नए ज़माने में, अगर बेटियां स्कूल जा रही हैं तो उनके लिए बाथरूम तो अच्छे होने चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगी। हम सैनिटरी की बात कर रहे थे कि बेटियों के लिए वो नैपकिन होने चाहिए,
लेकिन सवाल है कि प्राइवेट में भी नहीं है, सरकारी में भी नहीं है और बातें बहुत हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम इस सत्र के शुरू होने के पहले सरकार की तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आखिर स्कूल में शिक्षक कम है, चुनाव में शिक्षक लग जाएंगे, तो आपको अभी से कुछ फौरी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि चुनाव भी ठीक से हो जाए और स्कूल भी ठीक से लग जाए। आपकी राय? बिल्कुल, मुझे लगता है आज के इस विषय पे सबकी चिंता जायज है और सभी कभी ना कभी इन स्कूलों से जुड़े हुए हैं। हम लोग सब पढ़े, अधिकांश लोग उस पीढ़ी के हैं, शासकीय स्कूलों में ही पढ़े हैं। लेकिन आज जो दुनिया बदल रही है, जैसा आपने भी कहा, सब जगह अच्छी चीजें होती जा रही हैं। तो स्कूल जिस पे बच्चे तैयार होंगे, जो देश का भविष्य है, उनके लिए कम से कम अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। यदि नींव कमजोर हो गई तो आगे फिर कैसे वो कंपटीशन में प्रदेश में और देश में भाग लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार को बहुत उसके साथ शिद्दत के साथ ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों की कमी पूरी करना चाहिए। हमने गणवेश की बात तो की नहीं है, उस पर भी लोग अपन घंटों बात कर सकते हैं कि बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें, कॉपियां, ये भी। लेकिन सवाल है कि सबसे पहले स्कूल तो अच्छे हों, साफ सुथरे हों, बाथरूम ठीक हो। संदीप जी, बेटियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की बात होती है, वो तो अलग बात है, बाथरूम में ठीक से नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है। जब पानी नहीं होंगे तो आपके वॉशरूम खराब होंगे, गंदे होंगे, टीचर्स नहीं होंगे तो स्कूल में एक तरह से अराजकता होगी, अनुशासनहीनता होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर डिसिप्लिन होगा, साफ सफाई होगी, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई तो फिर हो ही जाएगी। आपकी राय बहुत संक्षेप में? देखिए राघवेंद्र जी, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि साफ सफाई होगी तो मन भी शुद्ध साफ होगा। बेटियों की जहां तक बात होती है, आप कल्पना कीजिए कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां स्वीपर है ही नहीं। सफाई की आप कैसे उम्मीद करेंगे? कोई टीचर तो सफाई करेगा नहीं, उसका इंतजाम ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं आपसे राघवेंद्र जी, जब आप शिक्षा सत्र शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास पानी का इंतजाम है, पंखे की व्यवस्था है, साफ सफाई का इंतजाम है। मेरा ये मानना है कि अगर माहौल साफ सुथरा होगा जी, तो शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा, बच्चों का मन भी लगेगा। आप कल्पना कीजिए, जो बच्चा टॉयलेट होके आएगा और गंदगी से आएगा, उससे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि कक्षा में बैठ के बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ पाएगा? मुद्दे की बात राघवेंद्र जी ये है कि इस समय शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों के पास जिम्मेदारी है, उनकी रुचि नए नए प्रोग्राम, नए नए तरीके से इनोवेशन पे ज्यादा रुचि है। वो लोगों को ऑबलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उन चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान है, क्योंकि कुछ और मिलता है उनसे। बच्चों के भविष्य से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता है इन नौकरशाहों को, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर बहुत संक्षेप में? हम बार बार इस चीज को लेकर के सरकार भी इंगित करती है कि शिक्षकों के पद खाली हैं, और मेरे सहयोगी और आप भी सरकारी स्कूलों से ही निकले हैं। मुझे जहां तक याद है 3-3, 4-4 हजार संख्या होती थी बच्चों की, लेकिन चपरासी के नाम पे 2 या 3 होते थे। लेकिन सफाई कर्मचारी आज भी किसी भी सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। और ये उदाहरण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे ही झाड़ू आज भी लगा रहे हैं, बच्चे ही लिपाई पुताई कर रहे हैं, और बच्चे अपना साफ सुथरा करके एक सवाल, मेरा एक सवाल चारों साथियों से था, आप सिर्फ हाँ और ना में उत्तर दें। मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, बारिश का मौसम भी इस सत्र में आने वाला है, जून के बाद जुलाई होगी और बारिश खूब होगी। क्या स्कूलों को इस बार वृक्षारोपण का अभियान नहीं चलाना चाहिए स्कूल में? अगर ये चल जाए तो भी मेरे ख्याल से शिक्षा के प्रति कोई अच्छी बात हो सकती है। आपकी राय हाँ और ना में? राठी जी? होना ही चाहिए जी, क्योंकि उनके पास काफी स्थान होता है जहाँ वृक्षारोपण हो सकता है। देवदत्त जी, आपकी इस पर राय? होना चाहिए, और जिससे भविष्य में इनके पर्यावरण के प्रति प्रेरणा ही बनेगी। संदीप जी, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा ये मानना है कि सरकार को वृक्षारोपण का अभियान पूरी शिद्दत से और बच्चों के साथ मिलकर चलाना चाहिए, ताकि वो उन पेड़ों को तो लगाएं, उनकी रक्षा का भी। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक दो राघवेंद्र जी, पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, लेकिन उसके साथ में मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है, बिल्कुल समय नहीं है, सीएम साहब किसी एक स्कूल से रोजाना बात कर लें। चलिए ठीक है, समय कम है, विषय बहुत बड़ा था, लेकिन सबने अपनी अपनी बात की और लोग इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं कि शिक्षा का सत्र शुरू होने वाला है, स्कूल में टीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। और चुनाव भी सर पर है, तो सारे टीचर चुनाव कराएंगे या पढ़ाई कराएंगे, इस पर भी चिंता की जरूरत है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।